हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे ईवीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। यहाँ से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। वैसे यहाँ पर 61 नंबर लिखा हुआ है, जो पेपर के हिसाब से ईवीएस यहीं से स्टार्ट होती है, लेकिन हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी यहीं से स्टार्ट हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा है। लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर या फिर चंडीगढ़। तो मणिपुर हमारा संघ शासित प्रदेश नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक है? ऐसा कौन सा क्षेत्र है, ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर कच्चे तेल का उत्पादन होता है? बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल, असम और ओडिशा, गुजरात और तमिलनाडु, बिहार और बॉम्बे हाई। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा गुजरात और तमिलनाडु। यहाँ पर क्या होता है? कच्चे तेल का उत्पादन होता है, तो ये कच्चे तेल के उत्पादक है। नेक्स्ट है, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? फर्स्ट है मोहनदास करमचंद गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर, सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर। इनके नेतृत्व में हमारे संविधान का निर्माण हुआ था। पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है पौधों को सहारा देना, सेकंड है ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित या भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। इनमें से जड़ों के कार्य बताने कि जड़ क्या क्या कार्य करती है। पौधों को सहारा देना, ये काम भी जड़ करती है। ह्यूमस प्रदान करना, ये नहीं करती। भोजन संचित करना या भंडारण करना, हाँ ये काम भी करती है। पानी और खनिजों को अवशोषित करना, हाँ ये काम भी जड़ें करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन अगर हमारा है ए, सी और डी, तो ऑप्शन नंबर 4 में है ए, सी, डी, ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है। दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जिसका नाम क्या है? पोचमपल्ली। जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई करता है, जिसमें क्या होता है? सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की साड़ियाँ बनाई जाती है और विशेष प्रकार की बुनाई की जाती है। और ये जो काम किया जाता है उसे भी क्या कहा जाता है? पोचमपल्ली, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा किस राज्य का भाग है? कर्नाटक, केरल, तेलंगाना या फिर तमिलनाडु। तो यहाँ पर आंसर हमारा सही होगा तेलंगाना। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। फर्स्ट है गुड़, आंवला, टमाटर, आंवला, पालक, गुड़, आंवला, बंद गोभी, टमाटर, बंद गोभी, आंवला और पालक। तो यहाँ पर पालक में होता है, आंवला में होता है, लेकिन बंद गोभी में नहीं। आंवला में होता है, बंद गोभी में नहीं होता, टमाटर में नहीं होता, और आंवला में होता है, पालक में भी, गुड़ में भी, और गुड़ में, आंवला में, लेकिन यहाँ टमाटर में नहीं। तो जहाँ पर तीनों हमारे सही है वो कौन सा ऑप्शन है? सेकंड, आंवला, पालक और गुड़। सेकंड नंबर का ऑप्शन हमारा राइट होगा। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। ऐसे पक्षियों का समूह बताना है जो हमसे 4 गुना ज़्यादा अधिक दूरी पर वस्तुओं को देख सकते हैं। तो देखिए वो कौन से हैं? फाख्ता, कौवा या मोर, बाज, कबूतर या तोता, कौवा, चील, बुलबुल, बाज, चील, गिद्ध। तो यहाँ हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा राइट, जिसमें बाज, चील और गिद्ध ये तीनों ऐसे पक्षी हैं जो हमसे 4 गुना ज़्यादा दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट है, नीचे दिए किसी एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3-3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। कौन से राज्य के हैं वो लोग? राजस्थान या लद्दाख, असम या फिर ओडिशा। तो असम ऐसा राज्य है जहाँ के लोग अपने जो मकान है उनको जमीन से 3-3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं, और वो वहाँ पर लकड़ी के मकान बनते हैं और मजबूत बांस के खंभों पर वो टिके होते हैं। नेक्स्ट है, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर जो कि गुजरात की राजधानी है और पटना जो कि बिहार की राजधानी है की दिशाएं क्रमशः है।
दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। सेकंड नंबर का ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। तो फर्स्ट है डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ग्रेगर जॉन मेंडल, जॉर्ज मेस्ट्रल या चार्ल्स डार्विन। तो यहाँ पर सेकंड नंबर का ऑप्शन हमारा सही आ जाएगा। किसने किया था मटर के पौधे पर प्रयोग? मेंडल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा NCF 2005 के अनुसार EVS पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? पदार्थ, प्राकृतिक संसाधन, चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, चीजें कैसे काम करती है। तो यहाँ पर बात पूछी है EVS पाठ्यक्रम की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट होगा कि चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, निर्णय वाले कथनों को लिखना, मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, बच्चों की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। तो इसमें क्या दर्ज नहीं करना चाहिए उपाख्यान अभिलेखों में? मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना और बच्चों की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। तो ये चीज हम उपाख्यान अभिलेख में दर्ज नहीं करते, C और D। तो यहाँ ऑप्शन देखिए, सेकंड नंबर का ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, C और D। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप एक एकीकृत EVS कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे, पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। देखिए, अलग अध्यापक का प्रबंध हम नहीं करेंगे। अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे, सभी विषयों को अलग अलग योजनाओं में नहीं। हम क्या करेंगे कि एक ही पाठ में 2 से अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाकर पढ़ाएंगे। तो हमें योजना इसी प्रकार की बनानी है कि एक ही पाठ में 2 या 2 से अधिक विषयों को मिला लें। नेक्स्ट है, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। तो पुनीत क्या चाहता था उनसे? उसने ऐसा क्यों किया? परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकता है, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना, अच्छे ड्राइंग कौशलों वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना, या फिर पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना। तो पुनीत क्या करना चाहता था? तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर राइट होगा कि पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना, कि जो हमारा पाचन सिस्टम है उससे रिलेटेड बच्चे क्या विचार बताते हैं और क्या विचार उनके मन में आते हैं। निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? रचनात्मक आकलन, इसके संबंध में क्या सही नहीं है इन ऑप्शन में से? रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्रवाई करने में मदद करेगा। इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है। बच्चों के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। तो सही कौन सा नहीं है? बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी इसमें मदद कर सकती है, सही बात है, कर सकती है। इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी, हाँ, रचनात्मक आकलन से उनकी प्रगति का पता चलेगा कि वो क्या सीख रहे हैं और कितना सीख रहे हैं। अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्रवाई करने में मदद करता है, ये भी सही है। रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है, नहीं, हम सिर्फ रिपोर्ट कार्ड के लिए रचनात्मक आकलन नहीं करते हैं। हम रचनात्मक आकलन इसलिए करते हैं ताकि बच्चों की प्रगति के बारे में जान सके, उन्होंने कितना सीखा है और कितना उनको समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? स्मिता क्या करना चाहती है कि शिक्षार्थियों में जो रूढ़िवादिता की छवियां है उनको संवेदनशील बनाना चाहती है, रूढ़िवादी धारणा को चुनौती देना चाहती है। तो स्मिता को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करे, विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाए, केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहे, एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करे जो कि ऑटो चालक है। तो यहाँ ऑप्शन 4 हमारा राइट हो जाएगा कि एक छात्र की मां को कक्षा में बुलाए जो एक ऑटो चालक है। उससे जो रूढ़िवादी धारणा है उसको चुनौती मिलेगी कि एक औरत होने के बाद भी वो ऑटो चालक है। तो कोई भी काम सिर्फ लड़की के लिए नहीं बना है और कोई भी काम सिर्फ लड़कों के लिए नहीं बना है। लड़के और लड़कियां किसी भी काम को कर सकते हैं। तो इससे रूढ़िवादी धारणा को चुनौती मिलेगी और बच्चे इसके प्रति संवेदनशील बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 के समियन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। फर्स्ट है, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें। माता पिता से बात करें, उन्हें सलाह दे, उन्हें वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दे। तो उन्हें वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दे, ये नहीं है। माता पिता से बात करे और उन्हें सलाह दे, नहीं। किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करे, नहीं, क्योंकि उसको खुद को ही करना है, अपना काम खुद को ही उसको सिखाना है। तो हमें क्या करना होगा, उसे दिक्कत कहाँ आ रही है, वो अपना कार्य पूरा क्यों नहीं कर पा रहा है, उस चीज़ का हमें पता लगाना है कि उसको कठिनाई कहाँ पर आ रही है। फिर उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करना है और उससे इसके बारे में बात करनी है। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य था? उसने किस उद्देश्य को लेकर ये आयोजन किया? किस पर कि परिवहन में जो डीजल के वाहन हैं उनका उपयोग बंद होना चाहिए, निषिद्ध होना चाहिए। फर्स्ट है, वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करती है। तो देखिए, इसमें मुझे फर्स्ट ऑप्शन सही लग रहा है कि वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। लेकिन इसमें मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है। अगर आपको कोई और ऑप्शन सही लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस में मानचित्रण कौशल। फर्स्ट है, लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है, पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है, रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। मानचित्रण कौशल क्या करेगा? स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करेगा। फोर्थ नंबर का ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में, दी गई सूचनाओं और विवरणों से सीखने में। तो ईवीएस की एकीकृत प्रकृति किसमें सहायक है? पाठ्यचर्या के भार को कम करने में और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में। फर्स्ट नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? यहाँ पर पूछा है, नहीं है। सहयोग, न्याय के प्रति सरोकार, समानता के प्रति सरोकार और अवधारणा मानचित्रण। तो कौन सा आकलन का व्यापक संकेतक नहीं है? ऑप्शन नंबर 4 अवधारणा मानचित्रण। बाकी ये तीनों इसमें क्या है? संकेतक है। नेक्स्ट है, कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल बिरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है।
इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकन की रिकॉर्डिंग के सुधार करने में मदद करता है। यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है। यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? फर्स्ट सही है और यहाँ पर थर्ड सही है, फोर्थ सही है। तो ए, सी और डी कौन से ऑप्शन में है? ए, सी और डी सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां काम करे या इंद्रियां शामिल हो। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक रहेगा? ऐसा कौन सा कार्य ठीक रहेगा जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियां बच्चे की काम करे? फर्स्ट है, कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना, समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना, उचित एवी साधन के लिए स्मार्ट कक्ष का उपयोग करना, नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। तो यहाँ पर फोर्थ नंबर के ऑप्शन में अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल होगी। जब बच्चा बाहर क्षेत्र भ्रमण करेगा, वहाँ पर नई नई चीज़ें देखेगा, उनके बारे में सोचेगा, विचार करेगा, उनकी इंद्रियां विकसित होगी, इंद्रियां ज़्यादा से ज़्यादा काम करेगी। तो यहाँ पर फोर्थ नंबर का ऑप्शन हमारा राइट है। इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? इकरा क्या करती है कि अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में क्या पढ़ाती है? समाचार पत्र और पत्रिकाएं उनको पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो वो क्यों कर रही है ऐसा? ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध है, ये मनोरंजन के साधन है, या फिर ये शिक्षार्थियों को अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं, ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं? नहीं, स्वतंत्र कहाँ से बनेंगे इसमें। ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं? नहीं। यहाँ पर सेकंड नंबर का ऑप्शन सही होगा कि ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं, क्योंकि समाचार पत्र पत्रिकाओं में उनके संसार से जुड़ी खबरें आती है, वो उनको पढ़ेंगे तो वो संसार से जुड़े रहेंगे। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। अनुशासन को बनाए रखने के लिए, ध्यान खींचने के लिए, नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। तो सबसे राइट ऑप्शन हमारा कौन सा है? कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। हमें क्या करना है? बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा जिज्ञासा उत्पन्न करनी है कि वो अंदर से तैयार हो पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ है जंगल? तोरांग, जंगल को क्या बोलते हैं वहाँ पर? तोरांग। कहाँ पर? असम, ओडिशा, मिजोरम या फिर झारखंड। तो यहाँ ऑप्शन हमारा 4 राइट होगा, झारखंड। झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पर जंगल को तोरांग बोलते हैं। नेक्स्ट है, आपका घर X पर स्थित है तथा आपका विद्यालय Y पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, आपके घर के ठीक सामने है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर Y पर अपने विद्यालय पहुंच जाते हैं। Y पर विद्यालय के सापेक्ष X पर आपका घर किस साइड कहाँ स्थित है? तो यहाँ मान लेते हैं कि आपका घर है, आप यहाँ से चले और कहाँ गए? पहले सबसे पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर, तो यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ, तो आप साउथ की तरफ गए कितना? 125 मीटर। फिर उसके बाद फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं, ठीक पूर्व में। तो यहाँ हो गया ईस्ट पूर्व, यहाँ वेस्ट पश्चिम। तो ठीक पूर्व में आप गए 100 मीटर, कितना? 100 मीटर। उसके बाद अंत में आप ठीक उत्तर में, तो यहाँ से ठीक उत्तर में गए आप कितना? 125। तो ये 125 है, ये भी 125 है, तो दोनों यहाँ तक बराबर होंगे।
अब इसने क्या बोला है, अंत में आप क्या कहाँ पहुँच गए, वाई पर। तो ये वाई है, आपका स्कूल है और घर के बिल्कुल सामने है। अब पूछा है कि वाई से के सापेक्ष आपका घर कहाँ स्थित है। तो यहाँ आपका स्कूल है और आपका घर इस साइड है। तो ये कौन सी साइड हो गई हमारी, वेस्ट, यानी कि पश्चिम। और कितना मीटर, यहाँ से यहाँ तक 125 है और ये यहाँ से यहाँ तक 100 है। तो ये यहाँ 100 है तो ये भी 100 होगा, है ना। तो ये हो गया 100 मीटर ठीक पश्चिम, 100 मीटर ठीक पश्चिम। थर्ड नंबर का ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई लड़का नागरकोइल से मडगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 पर नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे मडगांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर की दूरी तय की है तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या थी। तो वो कब चली थी, 4 जून को, कितने बजे, 22:30 पर वो वहाँ से चली थी। तो उस दिन 4 जून का अगर 24 बजे तक हम देखें तो 22:30 पर चली थी और 24 बजे तक कितने घंटे बचे थे उसके, 1.5 घंटा उसका बचा था उस दिन का। फिर 4 जून कंप्लीट हो गई, फिर 5 जून को पूरा दिन लगा उसका रेलगाड़ी में, तो 24 घंटे हमारे वो हो गए और 1.5 घंटा प्लस ये हो गया जो 4 तारीख का था। उसके बाद 6 जून को वो कितने बजे पहुंची है, 4:30 बजे, यानी कि 6 जून के 4.5 घंटे ये और ऐड हो गए, 4.5 घंटे। तो टोटल कितने हो गए, 24, 1.5 और 4.5। तो यहाँ पर 60, 4, 5, 5 और 4 9 और 29 घंटे 60 मिनट, और 60 मिनट में 1 घंटा होता है। तो टोटल हमारे हो गए 29 + 1 30 घंटे। यहाँ पर 30 घंटे हमारे कंप्लीट हो गए। तो यहाँ क्या बोला है कि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर की दूरी तय की। कितनी, 1145 की, कितने टाइम में, 30 घंटों में। तो यहाँ पर 30 घंटे, अगर 30 घंटों में 1145 दूरी की है तो 1 घंटे की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 30 से डिवाइड कर देंगे। जब हम इसको 30 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 38.16। तो ये लगभग किसके है, 38.5 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में वो 38.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो यहाँ सेकंड नंबर का ऑप्शन हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है। फर्स्ट है, प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, सही है। नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती है, सही है। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती है, ये भी सही है। लेकिन ये ऑप्शन गलत है, नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं, नर मक्खियाँ इतनी भी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि सारा काम कौन करता है, मादा मक्खी ही करती है। तो नर मक्खियों की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। सेकंड नंबर का ऑप्शन हमारा सही होगा। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे, कहाँ से, अफगानिस्तान से, इंग्लैंड से, दक्षिण अमेरिका से या फिर दक्षिण अफ्रीका से। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन होगा दक्षिण अमेरिका से। कहाँ से लाए थे, दक्षिण अमेरिका से। तो यहाँ पर हमारे ईवीएस के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि 1 बाय 1 करके हम बहुत सारे क्वेश्चन पेपर यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं। अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर कर देना जिन्होंने भी सीटेट का फॉर्म फिल किया है, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके।